सरयू राय बिहार झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जो खुद की लकीर पर चलता है, अपने वसूलों और शर्तों की राजनीति करता है। ऐसा नाम जो भ्रष्ट नेता, अफसर और सिस्टम में खौफ पैदा करता है। 1975 के आपातकाल के बाद जेपी विचार मंच के बैनर तले किसानों के आंदोलन से राजनीति सफर शुरू करने वाली और किसानों के बीज खाद घोटाले में लिप्त सहकारिता संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सरयू राय की राजनीति मिजाज लोगों ने 1980 के एकीकृत बिहार में ही देख लिया था। फिर पशुपालन घोटाले की लंबी लड़ाई लड़ी और भ्रष्ट लोगों को कानून की चौखट तक खींच कर लाने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले सरयू राय 1994 में राष्ट्रीय फलक तक पहुंच गए। व्यवस्था के खिलाफ लड़ने झगड़ने वाले सरयू राय को लेकर कहा जाता था कि ये राजनीति के लिए फिट है ही नहीं, लेकिन झारखंड की राजनीति 2019 में इसी शख्स के इर्द गिर्द घूमती रही। जमशेदपुर पूर्वी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का अभेद किला था, सरयू राय ने चुनावी दंगल में उन्हीं के मैदान में बाजी मार ली और एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। झारखंड की राजनीति, सरकार के कामकाज और कुछ पिछली बातों पर ही हम सरयू राय जी से बातचीत करेंगे। इस वक्त खुद सरयू राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एबी न्यूज में आपका स्वागत। जी नमस्कार। आपके बारे में आपके विरोधी कहते हैं कि आप राजनीति के लिए फिट नहीं है, नकारात्मक राजनीति करते हैं, आपको अच्छी कामें नहीं दिखती। उनका विश्लेषण है, उनके लिए सही है। मैं कोई मेरा विरोधी है और मेरे प्रति जो विचार रखता है, मैं इस विचार के लिए उसकी आलोचना करूं, निंदा करूं, ये ठीक नहीं है। विरोधी होना इसके लिए जरूरी नहीं है। हमारे सहयोगी हैं, वो भी इस बात को रख सकते हैं, ऐसा विचार रख सकते हैं। इसलिए ऐसी छवि बनना कोई बड़ी गैर मुनासिब नहीं है। लोगों के मन में है, उनका मन है, विश्लेषण है। अगर दूसरी पार्टियों को छोड़ दें तो अपनी ही सरकार से आपकी कभी नहीं बनी। सरकार को लेकर कभी अनुशासन नहीं रहा। अगर हम बात करें कि अर्जुन मुंडा की सरकार से लेकर रघुवर दास की सरकार तक, अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनी, उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी की भी सरकार बनी थी। इन तीनों सरकारों में हमारे कई बिंदुओं पर मतभेद हुए और मतभेद हुए तो मैंने उचित स्थान पर इनको बताया। मेरा मानना है कि अगर कहीं कोई गलती हो रही है किसी से शासन में, प्रशासन में, सूचना मिलती है, उसको सुधार लेना चाहिए। हम जब काम करेंगे तो काम करने के संदर्भ में गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं, पर किसी ने बता दिया कि ये गलती हो गई है, उसको सुधार लिया, तो फिर भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाती है। नहीं तो एक गलती को ढकने के लिए हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी गलतियां करते हैं। इससे ही भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार घोटाला बन जाता है और समाज में राजनीति के प्रति एक ऐसी छवि जाती है जो आज सबके मन में है कि राजनीति में सभी एक ही जैसे लोग हैं। कोई उसमें दूध का धुला नहीं है, बहुत अंतर भी नहीं है, 19-20 का अंतर है। और पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो जो सवाल उठाती है, जिसकी मुखालफत करती है, शासन में आ जाने के बाद फिर वही करती है। पहले की सरकारों ने भी किया, आज की सरकार भी कई मुद्दों पर वैसा कर रही है। तो लोगों के मन में धारणा बन गई है कि सरकारों का होना मतलब ऐसी चीज़ों का होना ही है। उसमें लगता है कि मैं कहीं उंगली उठाता हूँ, कुछ चीज़ों पर टोकता हूँ, तो ऐसी चीज़ें 1000 में एक होंगी, पर एक को टोकने से ही लगता है कि मैं खड़ा होता हूँ, विरोध करता हूँ, सही बात कहता हूँ। और जब सही बात होगी तो जो लोग राजनीति की इस धारा को सकारात्मक मानते हैं, उनको मेरे विचार नकारात्मक लगेंगे। इसलिए मैं वसूलन इस विचार का हूँ कि राजनीति में ही नहीं, समाज में भी असहमति के विचारों का स्वागत होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे असहमत है तो उसका अपना पॉइंट हो सकता है, इसलिए असहमति का समादर होना चाहिए। जो असहमत है उसकी बातों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद आपको करना है अपने मन का ही, तो अपने मन का ही करना चाहिए। मगर इतना अधिकार तो हम देंगे उसको कि असहमति व्यक्त कर सके। आज राजनीति में असहमति का स्वर समाप्त होते जा रहा है। जो असहमत है मतलब हमारा विरोधी है।
तो ये परंपरा बनती है, तो इसी में अनुशासन की बात आती है कि अनुशासन होता क्या है। असहमति का स्वर नहीं व्यक्त करना कोई अनुशासन नहीं है। अनुशासन एक नीति सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में होता है कि उस परिप्रेक्ष्य में हमारा जो कदम है, हमारे लिए जो करने लायक है, हम उसको नहीं कर रहे हैं तो हम अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मगर मूल धारा ही अगर विचलित होने लगे, कोई अपने ही तिरछा चलने लगे, तो सीधा जाने वाला उसको तिरछा चलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए सारे विचार आते जाते हैं और आज के संदर्भ में आवश्यक है कि लोग इस तरह की पहचान भी बनाएं। रघुवर दास की सरकार में भी आपने विरोध किया, आप भी सरकार में थे, पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने सार्वजनिक किया, ये कहाँ तक सही? पार्टी फोरम में मैंने बातों को रखा। हमारे यहाँ हम लोग जिस संस्कार से राजनीति में समाज जीवन में आए हैं, वो एक घोष वाक्य है, कहा जाता है कि गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों की चर्चा उचित स्थान पर। तो इसलिए हम लोग कोई दोष दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले उसकी चर्चा उचित स्थान पर ही करते हैं। उचित स्थान से जब समाधान नहीं होता है तब लगता है कि अब आदमी मजबूर हो गया, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो बातें सार्वजनिक होती हैं। और सार्वजनिक बात होने में आजकल जैसा तंत्र हो गया है मीडिया का, सूचना का, तो उसमें अगर दो लोगों से बात हो रही है तो दूसरा भी सार्वजनिक कर सकता है। तो मैंने जो भी बिंदु उठाए हैं कैबिनेट के भीतर उठाया, कैबिनेट के भीतर की सूचना बाहर जाती है तो लगता है कि मैंने ये उठाया है। पार्टी के भीतर हमारा जो तंत्र बना है, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, यही लोग उचित स्थान हैं। कोई पार्टी का अध्यक्ष उचित स्थान हमारे यहाँ उतना पहले नहीं हुआ करता था। तो मैंने तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री को, प्रदेश के संगठन मंत्री को अनेकों बार बताया, चीज़ों को मैंने कहा कि ऐसा हो रहा है, नियंत्रित नहीं हो सका, तो मुझे लगा कि मुझे इन बातों का विरोध करना चाहिए, फुल कराना चाहिए। मैंने किया इस संदर्भ में। रघुवर दास अगर बहुत खराब थे, उनकी सरकार में इस तरह की चीजें चली रही थी, फिर भी आप मंत्री क्यों बने रहे? हाँ, मैंने 2 बार इस्तीफा किया। एक बार तो 17 अगस्त 2017 को मैं दिल्ली गया था, प्रधानमंत्री से मिला था। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों के पुराने ताल्लुकात रहे हैं। हम लोगों ने एक, जब पार्टी शासन में नहीं थी तो एक साथ हम लोगों ने कई मोर्चों पर काम किया है। तो मैंने तो उनको बताया कि मैं आप यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अभी सरकार से अलग होना चाहता हूँ, इस सरकार में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। मैं, अमित शाह जी अध्यक्ष थे, मैं अमित भाई को कहूँगा, बात करेंगे। उसके बाद एक बार तो 1 साल पहले मैंने हमारे पास 2 विभाग थे, संसदीय कार्य मंत्री का था, एक खाद्य आपूर्ति विभाग था। तो मुझे लगा कि विधानसभा को जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रही है और हमारी सरकार ही इसमें अड़चन बन रही है। तो मैंने तो वो पद छोड़ दिया था, इस्तीफा कर दिया था मैंने। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको अलग होने के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। कई बार ये बातें हुई। अगर रघुवर दास के बारे में बात करें तो उनसे राजनीतिक लड़ाई आपकी खत्म ही नहीं हो रही। आप मैनहर्ट पर तो किताब लिख रहे हैं, शायद छपने वाली भी है, तो निशाना तो रघुवर दास ही होंगे। नहीं, देखिए, अब कोई नाम लेकर किसी के बारे में आप कह सकते हैं, मेरे लिए कोई नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग यात्रा में चलते हैं, कई पड़ाव आते हैं जहाँ बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत लोग छूट जाते हैं। मैनहर्ट के बारे किताब लिखने का मेरा एक मात्र उद्देश्य यही है कि मैनहर्ट की बहाली में अनियमितता हुई थी, मगर विधानसभा की समिति ने, विभाग की समिति ने, तकनीकी समिति ने कह दिया कि नहीं कुछ हुआ है। अब मैं विधानसभा समिति के कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष था विधानसभा में। मेरे सामने मामला आया, मैंने देखा, मैंने रिपोर्ट दिया, गलतियां हुई हैं, इसको ठीक करना चाहिए, और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। बाद में सरकारें आईं, मधु कोड़ा की सरकार आई, उन्होंने 5 अभियंता प्रमुखों की समिति बनाया, उन्होंने भी जांच करके कहा कि नहीं, गलती हुई है। विजिलेंस का टेक्निकल सेल होता है, उसने जांच किया, उसने कहा गलती हुई है। तो मेरे लिए संतोष की बात यही थी कि मैंने रिपोर्ट में जो दिया था उसको उच्च स्तरीय तकनीकी समितियों ने, विजिलेंस ने भी उसको सही माना कि मेरी रिपोर्ट सही है।
मगर उसके बाद जिस तरह से राजनीति गई हर सरकार में, उस समय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, बाद में मधु कोड़ा की सरकार आई, उसके बाद शिबू सोरेन की सरकार आई, उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा की सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई। इन सभी सरकारों ने इस मामले में दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो सबके हिस्से अपने हैं। तो यह तो मुद्दा एक ऐसा है जिसके हमाम में सभी नंगे हैं। तो और यही विषय मेरे विरोध में बना कि मैंने पार्टी के मंत्री के खिलाफ में विधानसभा समिति की रिपोर्ट दे दिया और ये बताया गया हर स्तर पर कि मैं ही गलत हूँ। मैंने प्रतिस्पर्धा के कारण से, व्यक्तिगत द्वेष के कारण से, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण से इस तरह का प्रतिवेदन दिया है। तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक सभी ने ही माना। इस चुनाव में मैंने मुद्दा बनाया था और मैंने कहा था कि जीता तो मैं मैनहाट की बात फिर उठाऊंगा। तो मैनहाट की बात उठाना एक तो मेरे चुनावी वायदे से संबंध रखता है और दूसरा यह भी बताना यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ये समझते थे कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, वो मेरे साथ थे। जो भाजपा का विचार परिवार है उसके लोगों से बात होती थी तो मानते थे कि मैं सही कह रहा हूँ, मैंने सही कहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता थे उनको लगता था कि मैं सही नहीं हूँ। तो मैं लिख के सबको बताऊंगा कि भाई ये मामला है, इसमें आप देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। जो सरयू राय लगातार मैनहाट को लेकर आवाज उठा रहे, चुनावी मुद्दा भी बना, आपने चुनावी मुद्दा 86 बस्ती को भी बनाया था, तो क्या सिर्फ किताब के जरिए आप बात रखेंगे या इसकी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे? अब इसमें लड़ाई लड़ने जैसी बात नहीं है। 2005 का ये मुद्दा है, 2005 का मुद्दा है। इसमें विशेष बात एक यही है कि किसी शायर ने कहा है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो 2005 में एक खता हुई, छोटी सी भूल हुई, उसकी सजा पूरे रांची की जनता आज भी भुगत रही है। सीवरेज ड्रेनेज की स्थिति को सुधारने के लिए 2005 में हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रयास हुआ था। आज उससे भी बदतर हालत में रांची है। तो ये तो सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए भी देखने की बात है कि इसमें अब संघर्ष करने जैसा कुछ नहीं है। अगर लोग आत्मावलोकन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और मानते हैं कि सभी लोगों ने समय समय पर गलतियां की हैं, इसलिए रांची की जनता को आज इस स्थिति में आकर नारकीय जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ रहा है और ये धारणा बन गई है कि रांची का सीवरेज ड्रेनेज कभी सुधरेगा ही नहीं। तो ये सब मान जाएं, महसूस कर जाएं, ये मेरे लिए ही पर्याप्त है। इसमें संघर्ष करके किसी को सजा देने वाली बात नहीं है। जो थे रिटायर कर गए, कुछ और दुनिया में नहीं रहे। मैनहाट को भी जो पैसा वैसा निकालना था निकाल के चला गया। तो सांप भाग गया तो लाठी पीटने का तो कोई मतलब नहीं होता है। मगर एक ऐसा विषय है जिसमें सभी सरकारें एक ही विचार की हैं, केवल मैं एक अलग हूं जिसका विचार अलहदा रहा है। अभी तो इसके बारे में हाईकोर्ट में भी एक PIL है। मेरी किताब का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। दीपक आए थे, दीपक हमारे साथ पुराने समय से काम करते थे। तो मैंने कह दिया आपको वोट दे दूंगा, आपको अगर एक वोट से आपकी हार होगी तो मेरा वोट आपको रहेगा। उसके बाद लोग मिलने उलने आए तो आए, मगर मिलने वाले आने वालों ने ये नहीं सोचा कि मैं उस आदमी के यहाँ जा रहा हूँ जिसको पार्टी से निकाल दिया गया है ना। तो पार्टी ने तो आज भी नहीं विचार किया। कम से कम आते, ये घोषणा करके आते कि भाई चलिए आपका निष्कासन हम वापस ले रहे हैं, तब आते। तो पार्टी के बड़े नेता चुप करें तो इसका मतलब कि कार्यकर्ता भी चुप करे, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए मैं तो जहाँ था वहाँ हूँ, अपनी जगह पर हूँ। और भाजपा विचार परिवार के 75% लोगों ने मेरे लिए चुनाव में काम किया, समर्थन दिया। आज भी उनके साथ मेरे संबंध पहले जैसे ही हैं। आपने कहा कि जो केंद्रीय नेता थे, क्या जिस तरह ओम माथुर को झारखंड प्रभारी बनाया गया और लास्ट समय तक आपको टिकट नहीं मिला और बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई, तो क्या प्रभारी भी इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, प्रभारी को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं। ऊपर में ऐसी स्थिति आती है तो हर कोई असमंजस में रहता है। परिवार में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, आदमी असमंजस में रहता है। इसलिए मेरा तो यही मानना था कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे टिकट देना है कि नहीं देना है। वो तय नहीं कर पा रहे थे। अंत समय तक तय करना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। पर मुझे लगा कि भाई अब ये असमंजस में है, इनका असमंजस मुझे दूर कर देना चाहिए। इसलिए मैं खुद ही उनका असमंजस दूर करने के लिए मैंने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया
तो पार्टियां जो तय करती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, वो सब कुछ देख कर करती हैं। इसलिए कोई प्रभारी आ जाए तो उसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा देना उचित नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक निर्णय आता है। हेमंत सरकार के कामकाज की अगर बात करें तो उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? सरकार का भविष्य कैसा? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तो मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं, और आज भी इस सरकार को अस्थिर करने का कोई अभियान होगा तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। मगर सरकार को भी देखना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों में जो कई रास्ते बन गए हैं, सरकार उन्हीं रास्तों पर चलेगी या कोई अपना रास्ता बनाएगी। अगर सरकार उन्हीं रास्तों पर चलेगी तो हम लोग तो सरकार के साथ नहीं चल सकते हैं। मुद्दों पर समर्थन करेंगे, सरकार अच्छा करेगी, समर्थन है, अच्छा नहीं करेगी तो हम लोग उसको आईना दिखाएंगे, बताएंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये कोशिश अब भी है। मैं 3 बार मिला हूँ मुख्यमंत्री से अब तक पिछले 6 महीने में, और मैंने उनको बताया है कि आपका ये मूव सही है, इस मूव पर आपको विचार करना चाहिए। इसलिए जो भी बातें आएंगी मिलकर, लिखकर, बोलकर, आजकल तो ट्विटर एक आसान माध्यम हो गया है, तो पहुंच भी जाता है और सरकारें उस पर रिएक्ट भी करती हैं। तो ऐसे कई माध्यम हैं जिन माध्यमों से आदमी अपना विचार तो बता ही देगा ना। आपने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि सरकार के अच्छे कामों के साथ आप हमेशा रहेंगे। क्या सरकार कभी काम करने में या निर्णय लेने में आपकी सलाह लेती है? नहीं, सरकार लेती भी नहीं है, और कोई ये मान ले कि सरकार हमारी राय ले तो ये भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेना होता है। सरकार अपने ढंग से चलती है, कैबिनेट है, शायद वो मिलते हैं, बात करते हैं, और कोई एक एक चीज़ पर या किसी महत्वपूर्ण चीज़ पर कोई हर आदमी सलाह ही ले, आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं इसकी उम्मीद नहीं रखता हूँ, और सरकार भी कोई सलाह के लिए मेरे सामने कभी कोई विषय बिंदु लेकर नहीं आई है। राज्यसभा चुनाव में सरकार के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि आप बीजेपी की बी टीम है, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, समर्थन उन्हीं को। भाई, मैंने तो ये भी कहा था शुरुआत में ही कि मेरी विचारधारा वही है जिसकी पढ़ाई मैंने 1962 से शुरू की थी, तो इसमें तो किसी को गुरेज नहीं रखना चाहिए। मेरा विचार आज भी वही है, और इतने दिनों में सोचने पर और लगता है कि नहीं, ये विचार यही है जो भारत को आगे ले जा सकता है। और चुनाव में भी आया, चुनाव में मैं भाजपा के खिलाफ तो लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ भी, तो मेरे खिलाफ कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे, मेरे खिलाफ जेवीएम के भी उम्मीदवार थे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसके विचार परिवार के संगठनों ने मेरा समर्थन किया। हेमंत सोरेन जी ने भी समर्थन किया, लालू जी ने भी मुझे फोन कहा कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, नीतीश कुमार ने किया, सुदेश महतो ने भी किया, बहुत लोगों ने समर्थन किया। इसलिए मैं तो एक तरह से साझा उम्मीदवार हो गया था, कांग्रेस को छोड़ दीजिए तब, और कांग्रेस खड़ा रही तो उससे मुझे फायदा ही हुआ, क्योंकि उसके प्रत्याशी मेरा ही प्रचार कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि दोनों बीजेपी के ही हैं, इसका मुझे लाभ मिलता था, इसलिए मैंने कभी उनकी शिकायत नहीं की। राज्यसभा चुनाव और बीजेपी के बदले माहौल में कोई संभावना तलाश रहे हैं? क्या घर वापसी हो सकती है? अब तो देखिए, अब हम लोग उम्र के उस कगार पर पहुंचे हैं, इतना काम किया, हर तरह का अनुभव हो गया, तो इसलिए अब कहीं जाने आने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। और एक निर्दलीय विधायक किसी पार्टी में जा भी नहीं सकता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मैं तय करूं मेरी सदस्यता रद्द हो जाए तो मैं कहीं जा सकता हूं, इसलिए कहाँ कहीं जाने का सवाल है। तब गुण और दोष के आधार पर समर्थन की बात होती है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कोयला का नीलामी का, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि ये ठीक निर्णय नहीं है। और सरकार भी कई काम कर रही है जिसमें मैंने कहा कि ये काम ठीक नहीं है। तो इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं ना, तो इतना आनंद मिलता है कि आप अपनी बातों को खुले तौर पे रख सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए सबके लिए बराबर स्नेह प्रेम है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, अच्छा करे, जिस उद्देश्य के लिए एक हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है उसको पूरा करे। कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कुकुरमुत्तों की तरह उग जाने वाली पार्टी तो नहीं है। जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया उन्होंने माना है कि इसका उद्देश्य है, एक खास उद्देश्य है। वह उद्देश्य पूरा होता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सार्थकता रहेगी, और हम सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह उद्देश्य पूरा करे।
बीजेपी के लिए संघर्ष करने वाले सरयू राय हमेशा से बीजेपी के सिद्धांतों पे चले। अभी भी आपने वही कहा कि आप उसी विचारधारा पे हैं, तो अब इंडिपेंडेंट रह के लड़ना और बीजेपी में वापस नहीं जाना कुछ अलग? अब लड़ने की बात कहाँ आती है, अब तो सबसे सामंजस्य बिठाकर चलने की बात आती है। और ये भी एक नया प्रयोग है कि सबको एक साथ सामंजस्य बिठाकर चलिए, सबको साध कर चलिए, सबके लिए जो अच्छा है अच्छा कहिए, सबके लिए जो अच्छा नहीं है उसको कहिए कि अच्छा नहीं है। ये भूमिका भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये भूमिका से संतोष मिलता है, आनंद भी मिलता है। आपके पुराने सहयोगी दीपक प्रकाश और बाबूलाल वाली भाजपा है, भाजपा तो आपका इंतजार भी कर रही है। देखिए, बाबूलाल जी से दीपक प्रकाश एक विशेष रिश्ता रहा है। अब उन चीज़ों को सार्वजनिक मंच पर दोहराने का कोई नहीं है, मगर मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, झारखंड की राजनीति आई थी, कोई किसी ने पूछा था तो मैंने कहा कि झारखंड की राजनीति में बाबूलाल हमारे फर्स्ट लव हैं और अर्जुन मुंडा नेक्स्ट चॉइस है, तो उसमें बात आई थी। तो आज भी ऐसा ही है, बाबूलाल के साथ हम लोग जमीन पर सोकर बिना खाए रहकर संघर्ष के दिनों में उन्होंने काम किया है। आगे बढ़े हैं, अच्छा लगता है कि बाबूलाल जी आगे बढ़े। अर्जुन मुंडा भी पार्टी में आए तब से उन्होंने पार्टी को अपना लिया है, बिल्कुल परिपक्वता उनमें काफ़ी आ गई है, इसलिए हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए बाबूलाल जी जब हुए मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए, तो दोनों समय अच्छा लगा था। ऐसा नहीं कि बाबूलाल को हटाकर अर्जुन मुंडा बने तो हम लोग नाराज हो गए, ऐसा हुआ नहीं था। जो नाराज हो उन्होंने रास्ता तय किया था, बाबूलाल जी ने भी कर लिया था। मगर अब स्थिति तो बदल गई है, बाबूलाल, अर्जुन मुंडा ये सब लोग एक साथ हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर अच्छा लगता है और हम लोगों की शुभेच्छा रहती है कि आगे बढ़ें, अच्छा काम करें। जो समाज इनसे उम्मीद करता है, जो भाजपा का विचार परिवार इनसे उम्मीद रखता है, उस उम्मीद को ये लोग पूरा करेंगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए छूट देना चाहिए। हमारे जैसा व्यक्ति इस मत का नहीं है कि वहाँ जाकर या वहाँ से बाहर रहकर इनकी भूमिका में आदमी हस्तक्षेप करे। लेकिन दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी तो अपने सहयोगी सरयू राय का इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए। और नहीं तो इंतजार करें तो मैं दूर कहाँ हूँ, कितना दूर हूँ, मैं पास में ही हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, नारा है, तो जितनी दूरी रहनी चाहिए उतनी दूरी है। और ये इससे उनका कहीं उन पर संकट आएगा, कभी ऐसा लगेगा कोई ऐसी चुनौती आ गई है जिसका सामना करने में उनको कठिनाई हो रही है, तो मेरा साथ हमेशा ही उनको रहेगा। आखिरी सवाल कि पहले और अब के शासन में कितना लगाम लग पा रहा है? देखिए, अब मुझे लगता है कि झारखंड में शासन की एक मुख्य धारा बन गई है। एक दिन में नहीं बनी है। 2000 में जब से सरकार स्थापित हुई तो शुरुआत के तो 5-6 साल अनुभवहीनता के साल थे, मगर उसके बाद से एक मुख्य धारा बन गई है और लगता है कोई सरकार आती है तो मुख्य धारा में ही डूबने उतराने लगती है। उसे बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारना कठिन और असंभव जैसा लगता है। और ये सरकार भी अगर उसी मुख्य धारा में जाने लगेगी तो अगर हम लोगों की कुछ उम्मीद रही है इससे, तो उम्मीद तो टूटेगी। कोई ना कोई तो सरकार ऐसी आए जो मुख्य धारा का मुरीद नहीं बने और वह सोचे कि हम आ गए हैं एक बार, अगली बार हमारा सरकार नहीं आएगी, फिर भी हम ये काम जरूर करेंगे। इस तरह की भावना वाले लोग शासन में आए तो बेहतर होगा। इसलिए 6 महीना हुआ है, तो कहावत तो है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ने लगते हैं, मगर 5 वर्षों के शासन में केवल 6 महीने की गतिविधियाँ ऐसी नहीं हैं कि जिनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। फिर भी कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिनसे लगता है कि भाई कहीं मुख्य धारा इन लोगों को भी लील नहीं ले, अपने में समाहित कर ले और उसमें ही डूबते उतराते कूदते फांदते तैरते रहें। ये होगा तो राज्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। अभी के जो हालात हैं, जो कोरोना त्रासदी रहा, प्रवासी मजदूर लाखों लौटे हैं, ऐसे में जो सरकार का दावा है कि नहीं यहाँ रोजगार मिलेगा, आप कैसे देखते हैं कि क्या इन्हें रोजगार मिल पाना झारखंड में आसान है? देखिए, आज जो रोजगार की चर्चा हो रही है वह प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में हो रही है। जब प्रवासी मजदूर प्रवास पर थे, यहाँ नहीं थे, तब भी यहाँ रोजगार का संकट था। तो उसके पहले से जो यहाँ है रोजगार का संकट तो उस पर भी है। अब वो संकट बढ़ गया है, इसलिए सरकार को कुछ विशेष करना होगा और ये विशेष करना लंबे समय तक नहीं चल सकता है।
और मुझे लगता है कि अवसर दिखाई पड़ेगा, जैसे अभी ये सरकार अच्छा काम करे इस मामले में कि मजदूर जहाँ जा रहे हैं, कहीं जाना चाहें तो जो ले जा रहा है उसके साथ बात करके सशर्त जाने दे रही है। तो यहाँ से लोग तो बाहर जाएंगे, बाहर जाना, प्रवासी मजदूर होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के कष्ट को समझने में राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने बहुत परिपक्वता नहीं दिखाया है, दूरदर्शिता नहीं दिखाई है, वह एक कठिन दौर रहा है। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके मन में इसी की टीस है, क्योंकि आज नहीं कल फिर तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। इसलिए जो रोजगार की बात आती है, रोजगार सबको देना संभव नहीं है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो धंधे चल रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उसमें जिस हुनर की ज़रूरत है वह हुनर उनके पास है कि नहीं, या उनके पास जो हुनर है उस हुनर का उपयोग करने की क्षमता हमारे यहाँ है कि नहीं है। ये बहुत सारी बातें हैं कि सरकारें प्रयास कर रही हैं। आज का प्रयास राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों ही यही कर रही है कि नकदी का प्रसार हो, क्योंकि एक हेस नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि जब मंदी आ जाती है ना, आर्थिक मंदी, तो उस समय सरकारों को एक मजदूर को बुला के गड्ढा खोदवाना चाहिए और दूसरे दिन दूसरे मजदूर को बुला के उस गड्ढा को भरवाना चाहिए, दोनों को मजदूरी मिलेगी। तो आज सरकार नकदी का प्रसार कितना कर पाती है समाज में, उससे ही हम मंदी से उबर सकेंगे। और एक बार जो धक्का लगा है कोरोना का, उससे तुरंत निपटना बहुत मुश्किल है। और मैं इस बात का ख्याल हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक युद्ध है कोरोना से, और जब युद्ध होता है तो कमांडरों के आदेश का पालन करना ही अपना कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कमांडर प्रधानमंत्री हैं, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जो दोनों कहते और करते हैं, दोनों का अगर हम 100% समर्थन नहीं करेंगे, इसमें मीन मेख निकालेंगे, तो हमारी नीयत में ही खोट जाहिर होगी। ये दुर्भाग्य है कि विपक्षी दल जो जहाँ है वहाँ इसी भूमिका में आ रहा है। कमांडर का आदेश पालन करना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं निपटने के लिए उसका समर्थन देना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ सरयू राय जी ने खुलकर विचार रखे तमाम सवालों पे। इन्होंने बताया कि सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो ये साथ जरूर देंगे, लेकिन जो इनका मुद्दा रहा है हमेशा से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमेशा लड़ाई रहेंगे, चुप्पी नहीं साधेंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, एबी न्यूज, रांची।